हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इजी शॉर्ट्स ऑफ लर्निंग। आज का मेरा वीडियो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड है जो अकाउंटेंसी के पिलर्स माने गए हैं। सो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब होता है बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज है, इनके ट्रांजैक्शंस को कभी भी अपन को मिक्स नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन या ऑनर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको अपन को पर्सनल बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, और बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अपन को फाइनेंशियल बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे कि अपन कंपनी या फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट कर सके। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस अलग एंटिटी है, उसको ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। ऑनर और प्रोप्राइटर इज ए क्रेडिटर ऑफ बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने बिजनेस स्टार्ट करा और उसने 10 लाख रुपीस का मनी इन्वेस्ट करा और कुछ फिक्स असेट्स दिए, तो वो कंपनी के लिए कैपिटल है, और इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अपन कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, असेट साइड में शो नहीं करते, जिससे कि कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें अपन। और यदि पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन गुड्स को यूज करता है तो उसको अपन ड्राइंग्स बोलते हैं, और ड्राइंग्स को अपन कैपिटल में ऐड करते हैं। और यदि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होते हैं गुड्स, तो उसके अपन एक्सपेंस बोलते हैं, और एक्सपेंस को अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में शो करते हैं। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटीज हैं, उनके ट्रांजेक्शन्स को कभी अपन को मिक्स नहीं करना चाहिए। यदि ये कंसेप्ट नहीं हो तो पॉसिबल नहीं है फर्म के लिए टू कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कि कंपनी के कितने असेट्स हैं और यहाँ पे ऑनर के कितने असेट्स हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि अपन इस अजम्पशन से बिजनेस करेंगे कि बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा, लिक्विडेट नहीं होगा, और कभी भी इंसॉल्वेंसी में नहीं जाएगा। कभी भी हम इस तरह से बिजनेस नहीं करते कि 2 साल या 3 साल के अंदर अपन को बिजनेस को बंद करना है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का अजम्पशन क्या होता है? बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेगा। बिजनेस विल नॉट गो इन लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी, कि वो लिक्विडेशन या इंसॉल्वेंसी में कभी भी नहीं जाएगा। यदि अपन इसके बेसिस पे बिजनेस करें कि वो आगे जाके बंद हो जाएगा, तो कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज है अपन को ना तो वो लोन देगी, ना वो क्रेडिट पे गुड्स देगी। तो इस कंसेप्ट के एब्सेंस में अपने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस को? अपन को यदि बैंक से यदि लोन चाहिए तो नो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गिव लोन टू दी फर्म। वो फर्म को कोई भी लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, और कोई भी सप्लायर फर्म को रॉ मटेरियल नहीं देगा क्रेडिट पे, क्योंकि उसको लगेगा कि उसका वापस से रीपेमेंट नहीं आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ईच ईयर। अपन को हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं? पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में। नेक्स्ट होता है बैलेंस शीट, जो कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि कंपनी के पास कितने असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। थर्ड स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कंपनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश बताता है कि कंपनी के किस ट्रांजैक्शन में कंपनी को या फर्म को पैसा मिला है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन से पैसा गया है। लास्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये कंपनी के स्टेटमेंट में ये शो करता है कि कंपनी के प्रमोटर्स जो ऑनर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग कितनी है और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन को कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च में बनाना है। यदि अपन नहीं बनाते, मान लीजिए अपना बिजनेस स्टार्ट करा अपन ने 2015-16 में, और 5 साल तक अपन कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाते, और 2020-21 में अपन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट बनाया है 5 साल का, इसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। ये नो यूज का स्टेटमेंट है। क्यों इसका कोई भी यूज नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेशन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटिल यूज। इसका कोई यूज नहीं है किसके लिए?
ऑनर के लिए, इन्वेस्टर्स, मैनेजर्स और अदर्स के लिए टू टेक करेक्टिव एक्शंस, क्योंकि वो टाइमली एक्शन नहीं ले सकते। मान लीजिए 2015-16 में कंपनी को लॉस हुआ है, तो उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि लॉस को मिनिमाइज कैसे करें, और यदि प्रॉफिट हुआ है तो कंपनी को और ज्यादा एक्सपांशन प्लान्स कि कंपनी के क्या हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, कंपनी को किस तरह से बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो ये करेक्टिव एक्शंस कंपनी जब ही ले सकती है जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बने। अब यदि ये स्टेटमेंट नहीं हो, ये कंसेप्ट नहीं हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि मैनेजमेंट नॉट सी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म। मैनेजमेंट फर्म की ईयर ऑन ईयर की परफॉर्मेंस नहीं देख पाएगा और टाइमली वो करेक्टिव एक्शंस उन पे नहीं ले पाएगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो फर्म का सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस हो, पार्टनरशिप का बिजनेस हो या कंपनी का हो, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने चाहिए फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को यदि अपन को रिकॉर्ड करना है तो अपन को एक कॉमन यूनिट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो कॉमन यूनिट क्या होती है, वो होती है करेंसी या रुपीज। यदि अपन कॉमन यूनिट यानी रुपीज में रिकॉर्ड नहीं करते ट्रांजेक्शन्स को, तो अपन कभी भी उनको एनालाइज नहीं कर सकते, और कभी भी अपन उस पर ना तो टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं या ना ही टोटल इनकम निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अपन इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते और अपन ने अलग अलग यूनिट में अपन ने रिकॉर्ड करा है। अपन ने कंपनी के लिए 20 मशीन्स परचेज करी है, तो यहाँ पे 20 को अपन ने नंबर्स में रिकॉर्ड कर लिया। 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज करा है केजी के अंदर, तो यहाँ पे अपन ने केजी में रिकॉर्ड कर लिया। और 50,000 का कंपनी के पास बैंक बैलेंस है, तो इसको अपन ने रुपीज में कैलकुलेट कर लिया। अब 3 अलग अलग यूनिट में अपन ने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। अब यदि अपन इसको ऐड भी कर लेते हैं तो ये अपना 60,020 जो है, इसको अपन एनालाइज नहीं कर सकते कि ये क्या है, और ये नंबर है, केजी है या रुपीज है, और इससे अपन कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि कंपनी की टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई है, या कितना इन्वेस्टमेंट अपन ने मशीनरी में करा है, रॉ मटेरियल में करा है, और कितना बैलेंस कंपनी के पास रह गया। अब यदि अपन इन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपन कॉमन यूनिट में कन्वर्ट कर लें, मान लीजिए अपन ने ये जो 20 मशीन परचेज करी है, इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज पर मशीन, तो यहाँ पे अपन ने 20 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर दिया। रॉ मटेरियल अपन ने परचेज करा है 10,000 केजी, और पर केजी रॉ मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 1 लाख रुपीज अपन ने रॉ मटेरियल के दिए हैं, और बैंक बैलेंस बच गया अपने पास 50,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अपना मशीनरी पे हुआ 20 लाख का, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ स्टॉक में, और बैलेंस अपने पास 50,000 है। तो टोटल अपना कितना अमाउंट है, 21,50,000, और वो एक ही यूनिट में है, वो है रुपीज। इसलिए कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को यदि अपन को रिकॉर्ड करना है तो एक कॉमन यूनिट में रिकॉर्ड करेंगे, और वो रुपीज होना चाहिए। यदि अपन इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते और अलग अलग यूनिट्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एंड एनालाइज वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अपन कंपनी की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, और कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते, और एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड हैव ड्यूल इफेक्ट। उनके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, जिससे कि अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। इस तरह से हर बिजनेस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट होता है कि उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हरदम इक्वल रहती है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब असेट्स क्या होते हैं, असेट्स कंपनी के राइट होते हैं जिसको वो यूज कर सकती है, लायबिलिटीज को एक ऑब्लिगेशन होता है जिसको कंपनी को पे करना होता है, और कैपिटल कंपनी के जो ऑनर और प्रोप्राइटर होते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको अपन कैपिटल बोलते हैं। अब यहाँ पे अपन ने पहला ट्रांजेक्शन लिया, कंपनी ने मटेरियल परचेज करा है 10,000 रुपीज का। तो जैसे ही कंपनी मटेरियल परचेज करेगी, कंपनी के अंदर असेट इंक्रीज हो जाएंगे, उसके पास स्टॉक आ जाएगा 10,000 रुपीज का, और क्योंकि मटेरियल उसने कैश में परचेज करा है तो कैश कम हो जाएगा 10,000 रुपीज से। तो एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, और इफेक्ट क्या हो रहा है अपना, कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, नील इफेक्ट हो गया।
और कोई भी ट्रांजेक्शन अपना लायबिलिटीज और कैपिटल में नहीं हुआ तो यहाँ पे भी निल हो गया। तो यहाँ पे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, अपन ने बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपीज का, तो यहाँ पे अपने पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 2 लाख रुपीज से, और क्योंकि बैंक लोन लायबिलिटी होता है तो यहाँ पे अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 2 लाख रुपीज से। तो एक तरफ असेट्स में 2 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है और एक तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में 2 लाख रुपीज इंक्रीज हो रहा है, और इसमें भी अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल इक्वल हो रही है। इसलिए ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं और उस ट्रांजेक्शन के इफेक्ट से अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन हरदम मैच करनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट इस बेसिस पे या इस अजम्पशन पे बिलीव करता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड शुड बी मैच्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ दैट पीरियड। यानी अपन को यदि किसी भी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसी ईयर के अपन को रेवेन्यू या इनकम लेनी है और उसी ईयर के अपन को एक्सपेंसेस लेने हैं, तभी अपन उस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। मान लीजिए अपन को यदि 2021 का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो 2021 की इनकम होनी चाहिए और 2021 के ही एक्सपेंस होने चाहिए। जैसे अपन ने सेल्स करी कंपनी के अंदर, कैश और क्रेडिट, अपन को इससे मतलब नहीं है कि डेटर्स अपन को कब पैसा देंगे या 2021 में देंगे या 2022 में देंगे या 2023 में देंगे। जैसे ही अपन ने क्रेडिट सेल्स करी अपन उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और 10 लाख रुपीस की अपनी टोटल सेल्स हो गई। अब जब अपन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक तो होते हैं एक्चुअल एक्सपेंसेस, जैसे ही एक्सपेंस हुए अपन ने उनका पेमेंट कर दिया तो वो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं तो वहां पे रिकॉर्ड हो गए। एक एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट तो नहीं करा मगर उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है तो इनको अपन प्लस कर देंगे। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका अपन ने एडवांस में पे कर दिया मगर वो उस ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसको अपन माइनस कर देंगे जिससे कि अपना एक्चुअल एक्सपेंसेस उस ईयर से रिलेटेड आ जाए। और वो यहाँ पे 7 लाख रुपीज है तो पर्टिकुलरली 2021 का कितना प्रॉफिट हो गया अपने पास, 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अब यदि अपन इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते तो बहुत मुश्किल होता है, एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है अक्रूवल कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट मोर और लेस सेम है। अक्रूवल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स यदि अपन रिकॉर्ड करते हैं तो किस टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ अकरेंस, जब कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब अपन ने गुड्स परचेज कर लिए क्रेडिट पे तभी अपन उसको रिकॉर्ड करेंगे। जब अपन क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तब अपन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब अपन गुड्स सोल्ड आउट करेंगे क्रेडिट पे तभी अपन उसको रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट सेल्स को। जब अपन डेटर्स से अमाउंट रिसीव करेंगे तब अपन इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी गुड्स को कब रिकॉर्ड करना है, एट द टाइम ऑफ अकरेंस रिकॉर्ड करना है, एट द टाइम ऑफ रिसीव द अमाउंट, और अमाउंट पे करेंगे तब अपन उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और इसी बेसिस पे अपन कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और कौन कौन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। पहला एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो ड्यू तो हो गए मगर उसका अपन ने पेमेंट नहीं करा पर्टिकुलर ईयर में तो उसको अपन ऐड करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिनको अपन ने एडवांस में पे कर दिया मगर उस पर्टिकुलर ईयर से वो रिलेटेड नहीं है तो उसको अपन माइनस कर देंगे। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो अपन ने रिसीव तो कर ली मगर वो उस ईयर से रिलेटेड नहीं है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, अपन ने एडवांस में रिसीव कर ली तो उसको माइनस कर देंगे। और अक्रूड इनकम, वो इनकम जो अपन ने रिसीव नहीं करी मगर वो उसी ईयर से रिलेटेड है जिस ईयर का अपन प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन उसको प्लस कर देंगे। इन सभी एडजस्टमेंट करने के बाद अपन एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं यदि अपन अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। तो यदि अपन इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कैलकुलेट करना एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी पर्टिकुलर ईयर। यदि अपन 2020-21 का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2020-21 के ही ट्रांजैक्शंस अपन को लेने हैं, और चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो या फिर कैश ट्रांजैक्शंस हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो सपोर्ट करना चाहिए किसी भी एविडेंस के थ्रू। यानी अपन ने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करा है
तो उसके साथ क्या एविडेंस होना चाहिए, चाहे वो कैश मेमो हो, इनवॉइसेस हो, वाउचर्स हो या बैंक स्लिप हो। यदि अपन ने बैंक में कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करा है तो बैंक स्लिप अपने पास होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन करा है तो अपने पास वाउचर्स या कैश मेमो होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा, कोई भी एविडेंस नहीं होगा बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, तो ऑडिटर्स उसको ऑडिट नहीं कर सकते, वो वेरीफाई नहीं कर सकते कि जो ट्रांजैक्शन है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और वो बिजनेस से रिलेटेड है या पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। तो एविडेंस होना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांजैक्शन का। यदि एविडेंस नहीं होता और इस कंसेप्ट को अपन फॉलो नहीं करते, एविडेंस नहीं रखते, तो जो ऑडिटर होता है वो क्वेश्चन मार्क लगा देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इस कंसेप्ट के एब्सेंस में ट्रू एंड फेयर व्यू अपन शो नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी के अंदर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन ने देखा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, और यदि वो नहीं हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।